अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 7.2 की पार्ट 3 वीडियो है। देखें, मैं यहाँ पर एक बात आपको कहूँगा कि एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम बहुत लग रहा है। आप देख रहे होंगे कि मेरे लेक्चर्स 1.5 घंटे 2 घंटे तक के तो होते हैं या ज़्यादा के भी होते हैं। तो पहले तो 10 में या 9 में तो इतने में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती थी इतने टाइम में, लेकिन अब ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए 1 2 3 पार्ट बनाने पड़ जाते हैं। तो आज भी इतनी ही बड़ी वीडियो है, 7 8 9 10 क्वेश्चन कराने हैं मैंने, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, पेपर बहुत नज़दीक है, आप लोग गैस पेपर ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। गैस पेपर की फ़ीस हमने 200 रखी है PDF में। अब आप बोलेंगे सर आप बाकी कोचिंग तो शायद फ्री में देते हैं, तो आप क्यों नहीं दे देते हैं फ्री में? तो देखें, हमारे पास जो ये सिस्टम चल रहा होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों से चल रहा होता है कि आप लोग गैस पेपर बाय कर रहे होते हैं या नोट्स, तो उनसे हमारा सिस्टम चलता है। तो इसीलिए हम इसकी फ़ीस रखते हैं और ये हमारी काफ़ी मेहनत होती है इन चीज़ों में। तो आप लोग ज़रूर बाय कीजिएगा इसका PDF। ईज़ी पैसा नंबर आ रहा होगा शुरू में, उसी पे फ़ीस पे करिएगा और 200 रुपये फ़ीस है। क्लास बता दीजिएगा किस क्लास के चाहिए, तो हम आपको उसका PDF भेज देंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज़ है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट दे दिए हैं, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और मेहनत से हमने उस पर काम किया है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, उसके आगे चलते हैं फिर। तो स्टूडेंट, ये रहा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 7। पेपर के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। मेरे टाइम पर ये क्वेश्चन आया था, सन 2019 की बात है, अगर आप देखोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इसे आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, जिससे ये पावर ख़त्म हो जाएगी और सिंपलेस्ट फॉर्म में पूरा का पूरा खुल जाएगा। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन, अच्छा अब इसमें एक टर्म ऐसी आ रही होगी जिसमें एक्स नहीं होगा। अब कैसे, सरा समझो आपके पास x + 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है। तो अब इसको आप खोलोगे कि क्या होगा, x² + 2x और 1 + 1 का स्क्वायर ले लो तो 1 ही रहता है। तो ये वो टर्म है जिसमें x नहीं आ रहा। आपने बिल्कुल इसी तरह से इसमें बताना है कि कौन सी टर्म पर x नहीं आएगा, यानी सिर्फ नंबर आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ 1 आया ना, ऐसे यहाँ पर भी हो रहा होगा। अब मसला पता है क्या है कि क्या इसको पूरे को आप खोलोगे, मतलब पूरे पे बाइनोमियल थ्योरम लगाकर पूरी जो है वो एक्सप्रेशन लिखोगे? ऐसा करना तो बेकार हो जाएगा। ऐसा करोगे तो मिल तो जाएगा आंसर, लेकिन सही वे नहीं होगा। सही वे क्या होता है कि आप कम से कम जो है वो स्टेप्स में, कम से कम टाइम में चीज़ को कर लो। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बनती है इलाके में, तो सबसे पहले क्या अच्छा रहता है कि बिल्डिंग जल्दी बन जाए, कम मटेरियल लगे और मजबूत बने, है ना। तो यहाँ भी बिल्कुल वही चीज़ है कि इसमें आपने पता तो करना है कि कौन सी टर्म में एक्स नहीं होगा। जैसे तीसरी टर्म में एक्स नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप पूरा बाइनोमियल नहीं लगाओगे, आप एक तरकीब लगाओगे। टर्म का फॉर्मूला याद है? बिल्कुल याद है सर। क्या फॉर्मूला था, r+1 = NRA n - RBR। इस फॉर्मूले की मदद से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी टर्म होगी जिसके अंदर x नहीं आ रहा होगा। अब हवाले के लिए इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ x+1, क्योंकि इसी से आपको बात समझ में आती रहेगी, क्योंकि आप इसे बड़ा यूज़ करते रहे हो ना। इसको सिंपली फॉर्म में मैंने ऊपर लिख दिया। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जो जो चीज़ें आपको गिवन है इसको पुट कर देनी है। उसके बाद आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इधर a क्या गिवन है, सबसे पहले ये लिख लिया करो 2x। समझ गए ना, वो टर्म बतानी है जिसमें x नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x। इसको खोलोगे तो एक टर्म ऐसी आएगी जिसमें x नहीं होगा, लेकिन बाइनोमियल से नहीं बतानी, टर्म के फॉर्मूले से बतानी है। ये पता है ना, ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करते हो, जब आपको कोई भी एक टर्म निकालनी हो। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ सेकंड टर्म निकालो, तो इस फॉर्मूले में जब डालोगे आपका आ जाएगा आंसर। ये वाली भी निकल सकती है, ठीक है। तो a = 2x, b = 1/x² और n आपको गिवन है 9। अब गिवन नहीं है तो मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास यहाँ पर जो है वो टर्म नहीं गिवन जिस पर x की वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन मतलब x की वैल्यू 1 होगी, x नहीं होगा, लेकिन आपको वो टर्म नहीं बताई इन्होंने, आपने वो खुद बतानी है और वो टर्म भी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा r की वैल्यू। अब r की वैल्यू मुझे नहीं पता कि कौन सी टर्म पर आपके पास जो r की वैल्यू मुझे नहीं पता कि कौन सी टर्म पर आपके पास x की
वैल्यू नहीं आएगी, मतलब x नहीं आ रहा होगा। भाई यहाँ पर वही चीज़ लिखते हैं ना हम लोग कि जहाँ तक हमें टर्म बतानी होती है, यहाँ पे वही कर रहे होते हैं ना। तो ज़रा मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ ताकि आपको ना बात समझ में आए, शायद ये आर समझ नहीं आ रहा होगा। भाई आपको बोलते हैं 8 टर्म बताओ, ये कहा जाता था, है ना। तो फिर आप क्या करते थे, आर को 7 रख लेते थे। क्यों? क्योंकि आपसे वो 8 टर्म मांग रहे होते थे। लेकिन यहाँ पर तो पता ही नहीं है कि कौन सी टर्म पर x की वैल्यू 0 है, नहीं पता ना कौन सी टर्म पर यानी x नहीं आएगा। तो फिर क्या करना है, हमें r नहीं पता, यानी हमें r नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बोला आपने वो टर्म पर निकालना है, वो टर्म बतानी है या वो टर्म पर चेक करना है जहाँ पर x की वैल्यू ना हो, मतलब x ना हो। तो अब ज़रा करते हैं, इस r को अननोन रखते हैं। अब देखो r मेरे पास नहीं पता तो मैं तो इसको ऐसे ही रखूँगा। अब n से 1 कम करके r नहीं लिया जाता, ये आप पीछे पढ़ चुके हो। r हम क्या लेते हैं, जो टर्म बतानी होती है उससे 1 कम। अब हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म पर x की वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए r नहीं रख रहे। सिंपल ये था, थोड़ा सा हार्ड कर दिया मैंने, लेकिन सिंपल ये था। 9 तो मुझे पता है। अब करना क्या है, ये देखो ज़रा a, अच्छा a आपको पता है, उसको भी पुट करो जल्दी से। तो 2x और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 9 माइनस आर और 1/x² और r आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई, कोई मुश्किल परेशानी नहीं। अब इसको ज़रा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप आपके पास ये होता है कि आपने 2 पर अलग पावर ले लेनी है, x पर अलग पावर ले लेनी है। सिंपल बात है ना भाई, देखो ये पावर x पर भी है, 2 पे भी है, क्योंकि हम r निकालना चाह रहे हैं इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो 2 9 माइनस आर x 9 माइनस आर, ठीक है, 1/x² और r, ठीक है। अब इस r को सब जगह दे दो, 9 माइनस आर और x 9 माइनस आर। अच्छा अब देखो 1 पे कोई भी पावर हो, n r कुछ भी हो, वो 1 ही रहता है, ठीक है। अब x क्या हो गया आपके पास, 2r हो गया, ठीक है, 2r हो गया। बहुत क्लियर वाली बात है। चलो थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट रखते हैं। वैसे तो मैं स्ट्रेट लाइन ही बनाता हूँ, लेकिन वो कैमरे की एंगल कुछ इस तरह की होती है, वो आपको मुड़ी भी नज़र आती है। अब देखो ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा पावर में। मैं बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, 9r 2r n माइनस सॉरी 9 माइनस r। अब देखो ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है ना। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि जिस बच्चे को भी मुश्किल हो रही है समझने में वो समझ जाए, ठीक है। ये तो ठीक है, अब इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -2r हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, ऊपर आने से पावर माइनस हो गई। अब देखो बेसिस सेम पावरें ऐड हो जाती हैं, ये आपको याद है बात अच्छी तरीके से। देखो तो पावरें क्या हो गई, ऐड हो गई, 9 माइनस आर। अब देखो यहाँ प्लस आना है और यहाँ -2r है, तो ज़्यादा अच्छा यही है कि डायरेक्ट ही -2r लिख देते हैं, माइनस प्लस माइनस ही होता है, हो तो प्लस ही रहा है लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाता है 2r। तो अब आपके पास क्या बना, r+1 = 9r और 2, ये 2 है 12 में, ये ठीक है, 9 माइनस आर। तो ये कितना हो गया, x हो गया, और यहाँ कितना आ गया आपके पास, 9 माइनस माइनस प्लस होके -3r हो गया, ठीक है, 3r आपके पास आ गया। अब ज़रा मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर असल काम करना है, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखो, इससे बात समझ आएगी। आपके पास यहाँ पर इसको उठा लो, फॉर r पता करना है ना, यहाँ से पता होगा r, तो x फॉर r, x 9 माइनस 3r। बात समझ आ गई, आ गई। अब देखो ये ज़रा सुनो कि आपके पास यहाँ पर x नहीं है ना, यहाँ पर x नहीं है, तो यानी x अगर होता भी तो क्या होता, यहाँ 0 होता, ऐसा ही है ना भाई। देखो समझ लो ये 9 दिया हुआ है, इसको 2 के लिए देख लो, बात एक ही होगी। यहाँ पर x नहीं है, अगर मैं x लगा भी दूँ तो क्या होगा, x की पावर 0, और x की पावर 0 वापस 1 आ जाता है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा। तो यानी यहाँ पर आपको x की पावर 0 लेना होगा। अगर x की पावर 0 लोगे तो r की वो वैल्यू आएगी कि जिसके आगे वाली जो आपके पास टर्म होगी उसमें x नहीं होगा।
ज़रा मेरी बात सुनो, क्या रहा हूँ। देखो आर आपको वो वैल्यू नहीं बताता जो टर्म आपको चाहिए, आर आपको वो टर्म नहीं बताता जिस टर्म पर आपको निकालनी है क्या टर्म मौजूद है, या इस तरह से कह लो कि आर आपको वो पोजीशन नहीं बताता कि जहाँ पर आपको टर्म निकालनी है, उससे पहले वाली पोजीशन बताता है। तो अगर आप x की पावर 0 रखोगे तो वो वाली टर्म आ जाएगी कि जो कि आपके पास x नहीं है, लेकिन r आपको उससे पहले वाली ये दे रहा होगा, लेकिन फिर आप एक उसमें इजाफा कर दोगे तो ये आ जाएगा, और ये फार्मूला एक उसमें इजाफा खुद ही कर देता है। थोड़ा सा बात कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो हो जाएगी बात। कि x की पावर 0 इसलिए रखिए क्योंकि x की पावर 0 यानी वहाँ पर x नहीं है, वो वाली टर्म x से आज़ाद है। ये कैंसिल हो गया तो 9 - 3r हो गया और ये 0 हो गया, r उधर चला गया, या एक काम करो -9 कर लो, जैसा बेहतर समझो। 9 से 9 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, r इक्वल टू, अच्छा इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लीजिए, r इक्वल टू 9 और 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, ये 1 पर, ये 3 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो r इक्वल टू 3। अब जो r की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन नंबर 1 में जस्ट पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा देखो अब मेरे पास जगह नहीं है, अब आपका आ जाएगी वैल्यू, वो टर्म आ जाएगी जिस पर आपके पास x नहीं होगा, ठीक है। तो इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब जो भी समझाना था वो आपको समझ आ गई ये बात, अब बस हमारा सोल्यूशन आगे चलेगा, ठीक है। तो r मैंने ज़रा ऊपर पुट किया तो t, r क्या आया है 3 + 1, तो वर्डिंग भी लिख लो चाहो तो, अगर वर्डिंग का मसला हो रहा है। पुट r इन इक्वेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इक्वल टू है 1, बात समझ, ठीक है। तो t 3 + 1 आ गया, ठीक है, तो 9 और ये 3 आ गया, सही है, 2 9 - 3 आ गया, और x 9 - 3 और r है तो 3, और हमेशा याद रखना x 0 आएगा, ठीक है, x 0 आएगा क्योंकि उस टर्म पर x नहीं है। तो 4 इक्वल टू, अच्छा अब कैलकुलेटर ले लेते हैं और कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। अच्छा तो अब हमने लिख लिया है ना, अब हमें आगे देखने की ज़रूरत तो नहीं है, बस यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं। अच्छा तो देखो 9 कॉम्बिनेशन और 3, तो ये आ गया आपके पास 84। अच्छा अब 2 की पावर, देखो 9 - 3 6 आ गया, तो 2 की पावर 6 ले लो, 2 की पावर 6 डायरेक्ट ले लो, तो 64 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ x की वैल्यू 0 आएगी, क्यों, देखो 3 × 3 9, 9 - 9 तो 0 हो जाता है, ठीक है। अब x की पावर 0 का मतलब क्या है 1, देखो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, 5 की पावर 0 1, 9 की पावर 0 1, इसी तरह x की पावर 0 1 होता है। अच्छा 64 मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी 84 मल्टीप्लाई 64, तो 5376, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। अब इसी का पार्ट 2 भी कराता हूँ, उससे बात और अच्छी क्लियर होगी। चलो इसी का पार्ट 2 भी कराता हूँ। अब आपको बात समझ आ गई है कैसे हो रहा है, जब भी ये पेपर में आता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सिंपल बात है भाई, 2x + 1 अब सॉरी 5/x, 5/x की पावर 6। अब देखो सबसे पहले ये लिख लिया करो कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 2x + 1। इससे आपको जो है वो मतलब पता रहेगा कि काम क्या करना है। आपको ये वाली टर्म बतानी है जिस पर x नहीं है, इसी तरह यहाँ भी आपको ऐसी टर्म बतानी है जिसमें x नहीं आ रहा हो, ठीक है, सिर्फ कोई नंबर आ रहा हो, x ना हो, तो उसे बोलते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब क्या निकालने का तरीका बताया मैंने, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो, a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 5x 5/x और n इक्वल टू 6, r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी ऐसी पोजीशन है उससे पहले वाली, मतलब कौन सी ऐसी पोजीशन है, हमें नहीं पता कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जहाँ पर x की टर्म नहीं है। अगर पता होती तो डायरेक्ट ही निकाल लेते, कोई मसला ही नहीं था, हमें पता ही नहीं है।
तो आर क्या है, उस पोजीशन जहां पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है उससे पहले वाली टर्म। चल लाइट चली गई है तो इनफ है हमारे पास पावर के चल जाए। चलो थोड़ी सी ब्राइटनेस को इनहेंस कर देता हूँ, हाँ अब बेहतर है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लाइट का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन समझ में आ रहा है, सब विजिबल है। अच्छा तो चलो अब इसको करते हैं आगे। ये जो मैं आर वाली बात कह रहा हूँ ना, इसको ज़रा गौर करना, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ चाहिए, आर ये चीज़ देता है, ठीक है, लेकिन आप आर की वैल्यू निकाल लोगे तो जो फॉर्मूला है वो यही चीज़ आपको दे देता है। इस तरह से फॉर्मूला सेट है क्योंकि उसमें r+1 है। तो अगर आप इसके लिए काम करोगे ना तो निकलेगा यही, क्योंकि उसमें r+1 है। चलो तो फॉर्मूला r+1 इक्वल टू ए, पहले n लिख लेते हैं, एन आर ए एन माइनस आर बी आर। अच्छा अब आर क्या दिया हुआ है पता ही नहीं है, एन पता है, एन 6 है, 6 आर और 2x। अच्छा यहाँ पर अगर माइनस हो ना तो आपने माइनस रख के सॉल्व करना है, ये याद रखिएगा। 6 माइनस आर, इस अभी तो हमें नहीं दिया हुआ था माइनस का कोई ऐसा सवाल आर। अच्छा अब आपने क्या करना है, 2 से अलग कर लेना है, कांस्टेंट को अलग कर लेना है और x को अलग कर लेना है। तो 2 6 माइनस आर एक्स 6 माइनस आर 6 है, ठीक है। 5 पे आर, ठीक है, x पर पावर अलग अलग कर लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो 6 बना रहा हूँ, ये कुछ आर टाइप बनता है, 6 आर 2 6 माइनस, इस 6 का मसला ये है कि आर बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया x 6 माइनस आर। अच्छा देखो यहाँ क्या है, 5 और ये r, ठीक है। अब ऊपर ले जाऊंगा तो x क्या हो जाएगा, x और ये r, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि देखो पावर माइनस हो जाती है ऊपर लाने की वजह से, ठीक है। तो ये तो 6 और ये r ही रहा। अच्छा देखो 5r को कांस्टेंट के साथ ही करके लिख दो, 2 6 माइनस r 5r, ठीक है। और देखो ये क्या हो रहा है, x 6 माइनस आर। अब देखो माइनस आर यानी बेसिस सेम, ये भी x है ये भी x है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो वैसे तो प्लस और माइनस आर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको पता है वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। तो tr+1 इक्वल टू 6r और 2 6 माइनस आर 5, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। असल में वीडियो बंद हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि माइनस आर तो माइनस माइनस प्लस -2r हो गया। अच्छा अभी सर क्या करना है कि x 6 माइनस 2r इक्वल टू x की पावर 0, ये फॉर r के लिए काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लैरिटी है मेरी बात में काफ़ी। तो x से x कैंसिल हो गया, तो 6 माइनस 2r इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ या 6 को उधर ले जाओ, कुछ भी कर लो एक ही बात है। तो माइनस माइनस 6 है, ठीक। तो r इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो r इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, r इक्वल टू 3 हो गया। अच्छा पुट r इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 किसे कह रहा हूँ मैं, इसे इक्वेशन 1 कह रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 3 + 1 इक्वल टू 6 3 और 2 6 माइनस 3 और 5 और ये हो गया 3 और ये हो गया x 6 माइनस 2 और 3। चलो इतना समझ में आ गया। ये लो थोड़ा सा वो हो गया था। अच्छा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, बहुत बढ़ गई है ब्राइटनेस। ठीक है इतना समझ में आ गया।
अच्छा देखो, अब ये क्या हो गया, 4 हो गया, तो 6 देखो NCR 3, तो ये 20 हो गया, 20 हो गया। अच्छा अब देखो, ज़्यादा बेहतर ये है कि पावर यहीं पे सॉल्व कर ली जाए। तो देखो 2 6 माइनस 3, तो यानी 3 बचा, 2 की पावर 3, ये तो 8 होता है। अच्छा 5 की पावर 3, ये होता है 150 125, ये 0 हो गया। 6 और माइनस 2 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो x की पावर 0, और जो कि 1 के बराबर होता है। तो यहीं पे सॉल्व हो गया ये, हमें आगे नहीं जाना पड़ा। 20 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 150, तो 20,000 आ रहा है। तो 20,000 यानी 4 टर्म ऐसी टर्म है जिसमें x नहीं है। तो ये लिख भी लिख सकते हो, छोटी सी, द 4 टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, सोल्यूशन आपके सामने, इसको पूरा ऐसे उतारना। बस अगर आर वाली बात समझ में आ गई है ना क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये यकीन मानो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपको। ठीक है, तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 शुरू हो गया। इसमें 2 ही पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 कराता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इससे पहले वाला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स किया था, लेकिन बस पता है इसमें है क्या चक्कर। इसमें ना आपने इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना है। यहाँ पर वो क्या रहे हैं पहले बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ऐसी टर्म बताओ जिसमें x की पावर 6 आ रही हो। पहले क्या कह रहे थे, ऐसी टर्म बताओ जिसमें x ना हो। तो वो कब बन रहा था, जब x की पावर 0 आ रही थी, यानी x की जगह 1 आ जाता था। लेकिन अब पूछ रहे हैं कि ऐसी टर्म बता दो जहाँ x की पावर 0 आ रही हो। तो जब का आपका जो आंसर आएगा ना, उसमें x की पावर 6 आएगी। ठीक है, ऐसी टर्म आपने बतानी है जिसमें x की पावर 6 आ रही हो, और फिर उसके साथ कोई कोएफिशिएंट भी होगा तो वो भी बताना है। बिल्कुल सेम वही टेक्निक यूज़ होगी जो की है, और कुछ नया नहीं करना, बस वही यूज़ करना है। अच्छा चलो, तो सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अब मुझे वो ज़रूरत नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख के दिखाऊं, आपको समझ में आ गई ये बात। जैसे कि अगर मैं उसको लिख भी दूँ तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर वो ये कहते हैं कि एक्स स्क्वायर पे क्या टर्म आएगी ये बताओ, तो आप इसके लिए काम करते, जो अभी मैं करूँगा। तो r प्लस 1 इक्वल टू एन आर ए एन माइनस आर बी आर। तो व्हाट अबाउट आवर वेरिएबल्स, हमारे पास a क्या है, 2x। अब देखो ये याद रखना, अगर क्यूब दिया हुआ है तो आपने क्यूब लेना है। अच्छा b क्या है, माइनस दिया हुआ है तो वो भी लिया जाएगा। n क्या है, 7, और r आपको नहीं पता। ठीक है, ये अननोन पैरामीटर है हमारा। अब इधर पुट कर दो, तो r तो नहीं पता, तो ये r तो ऐसे ही रह गया 7r, और a क्या दिया हुआ है 2x3 और 7 माइनस आर। बी क्या दिया हुआ है -1/x स्क्वायर और r। ठीक है, ये मैंने बस कुछ नहीं किया, फॉर्मूले के अंदर a b और n पुट कर दिया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई की तरफ चलते हैं। कितना सिंप्लीफाई हो रहा है, लीस्ट सिंप्लीफाई करो। अब देखो यहाँ क्या होगा, वो पीछे वाला टेक्निक के 2 को अलग दे दिया, 7 माइनस आर, और x क्यूब को मैंने अलग दे दिया 7 माइनस आर। अब देखो ये क्यूब जो है ना 7 से भी मल्टीप्लाई होगा और r से भी, पावर में। ठीक है, अच्छा अब सेम यहाँ भी किया कि -1 और r। अब देखो -1, अब हमें नहीं पता r की वैल्यू इवन है या ऑड है, मतलब r इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होता तो बस ये 1 हो जाता, अब लेकिन ऑड नंबर हुआ तो ये -1 हो सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसे 1 और पावर r लिखकर छोड़ देना है। जब r की वैल्यू आएगी तो पुट करके सॉल्व करेंगे, समझ गए ना बात। और नीचे क्या कर दिया, x और 2r, सिंपल, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अच्छा अब क्या करना है, मैंने पीछे वाली टेक्निक अप्लाई करनी है जो पीछे हमने करा था। 7r और 2
7 माइनस आर। अच्छा, -1 को इसके साथ ले आओ, ठीक है, ये एक साथ हो जाएंगे ना कांस्टेंट। अच्छा, तो x, अब जब मैं 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 21 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल जो मैथ करते हैं वही करिए मैंने। ये यहाँ पर क्या है, डिवाइड में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, -2r। सब समझ में आ गई ना बात क्या कर रहा हूँ। अब अगला स्टेप देखो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है आपका और आपको समझ भी आ गई ये बात क्यों कर रहे हैं और कहाँ यूज़ होता है ये भी पता है, सब बता चुका हूँ, आप लोग भूलिएगा मत बस इसे। देखो बेसिस सेम, पावर ऐड। अब देखो होता तो ऐड है, लेकिन ये माइनस और जो ऐड का साइन होता है वो माइनस ही बन जाता है, तो इसलिए 21 माइनस 3r माइनस 2r। ज़रा यहाँ समझ लो, x 2 है और x 3 है, लेकिन माइनस में है, तो क्या होगा 2 प्लस -3 x, तो बनता क्या है 2 - 3। ठीक है, तो डायरेक्ट ये लिख लो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला स्टेप देखो, अब ये कितना हो गया, tr + 1 = 7r और 2 7 - r -1r और x हो गया 21 - 5r। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसको उठा के सॉल्व करेंगे फॉर r। अब देखो याद है हमने जब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x लिया था तो x की पावर 0 पे ही वो टर्म बन रही थी ना, लेकिन अब आपने ऐसी टर्म बतानी है जिसमें x की पावर 6 आ रही हो, तो आपने क्या करना होगा, इस x को 21 - 5r इसको बराबर करना है x की पावर 6 के, क्योंकि यहाँ पर आपको r की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसमें पुट करोगे तो वो टर्म आ जाएगी जहाँ पर x की पावर 6 बन रही होगी। ठीक है, याद रखना r हमेशा आपको जो टर्म चाहिए ना उससे पहले वाली टर्म बता रहा होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ बातें। तो देखो x से x कैंसिल, ये आप पढ़ चुके हो, पावर अगर बेसिस सेम हो तो पावरें नीचे उतर जाती हैं। 21 माइनस, अच्छा ये इक्वेशन 1 है आपकी, 21 - 5r, थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, 21 - 5r = 6। 21 उधर चला जाएगा, -5r हो गया, -21 हो गया, तो -5r = 6 - 21 आपको पता है 15 आता है, -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, r = 15 / 5, तो r क्या आ रहा है हमारे पास 3। तो चौथी वो टर्म होगी जिसके अंदर आपके पास x की पावर 6 आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्डिंग लिख लो, पुट r इन इक्वेशन 1। मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा है, फिर इंशाल्लाह जल्द ही चीज़ों को अपडेट करेंगे। तो 3 + 1 = 7 आ गया, इक्वेशन 1 ऊपर लिखी हुई है, और 3 आ गया, और बचिए क्या है 2। देखो माइनस ज़रूर चलाना, माइनस को नहीं रोकना। 7 - 3 -1 3 x 21 - 5 और 3। समझ आ गई बात, समझ आ गया मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ आर था वहाँ पर सिंपल मैंने अपना पुट कर दिया 3 को, क्योंकि 3 आ चुका है ना, तो ये 4 हो गया। 7 NCR 3, तो 35, ब्रैकेट करते रहना। अब देखा आर की वैल्यू ऑड में आ गई, यानी माइनस नहीं ख़त्म होना था। 2 को सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 4, क्योंकि 7 - 3 4 होता है, 16 आ गया, और यहाँ -1 आ गया, क्योंकि बेशक 1 पे कुछ भी हो 1 ही रहता है, लेकिन अगर -1 हो तो माइनस रह जाता है, अगर पावर ऑड है पावर में, समझ गए ना बात। अच्छा, अब यहाँ क्या आ रहा है, x की पावर 21 - 5 × 3 तो 6 होता है, ये देख लो, 21 - 5 × 3 6। आप ही डायरेक्ट कर देना इसको, ठीक है, अभी आंसर लिख दो, तो माइनस भी आएगा, ठीक है, 35 × 16, तो 560 x की पावर 6, ये है वो आपकी टर्म जिसमें x की पावर 6 है, और उन्होंने यही मांगा था आपसे। देखा सोल्यूशन कैसा प्यारा साफ सुथरा ज़बरदस्त आया।
चेक करें ठीक भी आया या गलत आया। वैसे तो ठीक ही आया होगा क्योंकि अगर x की पावर 6 आ गई है तो फिर ठीक ही होगा। कौन सा 8? हाँ बिल्कुल ठीक आया, -560 x की पावर 6। ऐसे ही करना आप लोग भी, ठीक है। चलो कराएं, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 करते हैं। तो देखें स्टूडेंट कहते हैं क्या है, कहते हैं कि द टर्म इन्वॉल्विंग a की पावर 8 इन द एक्सप्रेशन ऑफ, यानी वो कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन पर बाइनोमियल लगाइएगा, जो कि हम बाइनोमियल लगाते तो नहीं है, लेकिन अगर आप लगाओगे तो ऐसी टर्म आपने बतानी है कि जहां पर a की पावर 8 आ रही हो। समझ गए ना मेरी बात? आप बाइनोमियल लगाओगे आपको पता चल जाएगा ये टर्म है जिस पर a की पावर 8 है, लेकिन अब बाइनोमियल से सॉल्व नहीं करोगे क्योंकि तो 12 दिया हुआ है पावर में, कितनी बड़ी जो है आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे और सीधी वो टर्म निकाल लोगे, मतलब वो टर्म निकाल लोगे जो कि आपको चाहिए, जिसमें a की पावर 8 आ रहा होगा। तरीका आपने पिछला ही फॉलो करना है। अब बस मसला ये है, वहाँ x था यहाँ a है, लेकिन कुछ भी बदलेगा नहीं, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस आपने इधर समझना है। देखो a, अब आप ये नहीं करिएगा कि इस a को इस a से सॉल्व कर दें, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ है। फॉर्मूले में असल में a है तो a ही लिखूंगा ना, और यहाँ भी a है तो a ही लिखना पड़ेगा। अब मैं प्राइम तो कर नहीं सकता उसे, तो 1/a²। माइनस नेसेसरी है, आपने लेना होगा। अगर आपने माइनस हटा के काम किया तो आपका आंसर तो ठीक आ जाएगा, लेकिन उसमें माइनस नहीं होगा फिर। अच्छा b क्या है, b तो लिख लिया ना। अब n क्या है, 12। देखो कितनी बड़ी एक्सप्रेशन है, r आपको नहीं पता, हर बार ऐसे ही होता है, नहीं पता होता। चलो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। फॉर्मूला तो सेम है, t, r क्या है नहीं पता 1, n क्या है 12, r नहीं पता, a क्या है a² है, ठीक है, और n क्या है 12 माइनस r, b क्या है 1 माइनस a² माइनस b, ठीक है, r और स्क्वायर छोटा करके लिखा है, स्क्वायर समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है। मैं खुद भी कोशिश यही करता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। ये बड़ी गलत बात लिख दी मैंने ठीक है, देखो a हो गया। अब 2 अगर मैं a से मतलब 2 अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 24 हो जाता है, ठीक है। अब अगर 2 को ही मैं 8 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 2r हो जाता है। अब देखो वही बात आ गई, मुझे नहीं पता कि r इवन आएगा या ऑड, तो मुझे माइनस ख़त्म करना है या नहीं, ये जब पता चलेगा जब r आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 और r को मल्टीप्लाई करा दिया और ऊपर ले आए, तो a माइनस 2r। देखो अब हम हायर लेवल पे मैथ कर रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर की मैथ एक अच्छे लेवल की होती है, ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल की मैथ होती है ये। प्री इंजीनियरिंग ज़रूर कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है इंट्रोडक्शन चल रहा होता है इंजीनियरिंग का ना यहाँ पर आपके लिए, तो इसीलिए ये कि अब आपको कुछ स्टेप डायरेक्ट भी करने चाहिए। मैं नहीं करा रहा होता, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात होती है। अच्छा देखो यहाँ पर पावर मतलब उसके साथ कोएफिशिएंट तो था ही नहीं, तो इसलिए मैंने अलग अलग तो किया नहीं उन्हें। अब 1 ही है पावर में, अगर कोएफिशिएंट में देखा जाए a के साथ, अगर कुछ नहीं है तो 1 ही होगा ना। अब देखो ये भी a है ये भी a है, इस -1 को बोले इधर आओ भाई जल्दी से। अच्छा अब देखो बेसिस सेम पावर 8, तो क्या हो गया a 24 माइनस 2r, चाहो तो ऐसे लिख लो भाई, एक स्टेप ज़्यादा लिख लो अगर कन्फ्यूजन से बचना चाह रहे हो किसी भी तरह से, ठीक है, 12, ठीक है। अच्छा a आ गया, देखो 24 माइनस 2r। अब देखो ये माइनस है तो प्लस करने के बाद भी माइनस ही रहेगा, तरीका बता चुका हूँ मैं आपको। माशाल्लाह से ये वाला काम बड़ा साफ़ सुथरा हो रहा है, एक दो सवाल अच्छे हो जाते हैं ना फिर काम मेरा साफ़ सुथरा हो जाता है। एक दो सवाल मुझसे अगर गलत हो जाए ना, मतलब अच्छा समझा नहीं पाऊँ, तो फिर काम थोड़ा सा हमारा 19-20 हो जाता है। अच्छा अब आपको क्या करना होगा, इसी को इक्वेशन नंबर 1 कहना होगा। इधर क्या लेगा, जगह कम है थोड़ी सी। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, a 24 माइनस 4r इक्वल टू a की पावर 8। क्यों, तरीका आपको पता है, वजह भी पता है, बात भी पता है, सब पता है आपको। अच्छा तो मैंने क्या किया, उसे सॉल्व किया, तो a से एक कैंसिल हुआ, 24 माइनस 4r इक्वल टू 8 हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, -4r इक्वल टू, और r कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, ये याद रखना। अगर माइनस में आ गया r आपका, इसका मतलब है आपसे कहीं गलती हुई भी है।
ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो गया? ये कुछ ज़्यादा ही छोटा लिख दिया मैंने जज्बाती में। 24 माइनस 4 आर, ऊपर से लाइट भी नहीं है तो शायद दिखने में मुश्किल हो रहा हो। तो -4r इक्वल टू 8 माइनस 24, तो 4r इक्वल टू 8 माइनस 24 आपके पास -16 आ गया। ठीक है, तो r इक्वल टू, तो ये r आपका क्या आ रहा है, 4 ही आएगा। सबको बात समझ आ रही है बात? ठीक है, 4 आ गया। अब पुट इन इक्वेशन 1, पुट r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपको नज़र आ रही होगी, देखो ये रही। तो फिफ्थ टर्म ऐसी होगी जिसमें a की पावर 8 आ रही होगी। ये जो होते हैं ना, पोजीशन बता रहा होता है आपको, पीछे आप कर चुके हैं इस चीज़ को। तो 7 है, क्या है, 4 है ना, हाँ। तो माइनस, अब देखो अब माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पावर इवन आ गई है। देखो आर की जगह मैंने पुट कर दिया 4, 8 हो जाएगा इसका, 24 माइनस 4 और ये 4। चलो ये आंसर आ गया आपका। देखो 12 शिफ्ट दबाकर डिवाइड, एनसीआर निकल आएगा 4। ये कॉम्बिनेशन है, आप पढ़ चुके हैं इससे पहले कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये 1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है तो माइनस खत्म हो गया, ये ए हो गया। अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 सब जानते हैं, 16 एक स्टेप लिख ही लेते ना, ज़्यादा क्या जाएगा। ये 6 हो गया, ठीक है, यहीं कर लेना 6 या नीचे कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 4 9 5 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम चीज़ रहेगी। 24 माइनस 16 कर लो, 8। ये रहा आपका आंसर। एक चीज़ के लिए माजरत ख्वाह हूँ, ये लो, तो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया नहीं। चलो अब नज़र आ गया। तो आई होप अच्छा समझ में आया होगा सवाल। पार्ट नो, इट इज़ नॉट अवर पार्ट 1, इट इज़ अवर पार्ट 2। चेक करें सही है गलत है। अगर ए के साथ 8 आ रहा है तो यानी ठीक आया होगा, गलती करते हो तो कभी भी नहीं आता ये। 4 9 5 ए की पावर 14, नहीं भाई ए की पावर 8। ठीक है, अब इसके बाद वाला ना भी ऐसे ही होगा, बस उसमें प्लस दे दिया है माइनस की बजाय, और सिंपल क्वेश्चन दिए हैं आपको माशाल्लाह से इन्होंने। कुछ क्वेश्चन सिंपल दिए हैं, वरना पहले तो बड़े मुश्किल दे रहे थे क्वेश्चंस, तो वो भी करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3। कहते क्या है, ऑब्टेन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी तो वही बात लिखी हुई है ना कि आपने क्या करना है इसमें, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स बताना है, यानी एक्स आ रहा होगा किसी टर्म में और उस एक्स पे पावर 1 होगी, और ये वो जो है आपके पास मतलब एक्सप्रेशन है जिस पर आप बाइनोमियल लगाओगे, तो आपके पास एक ऐसी टर्म आ रही होगी जिसमें एक्स पे पावर 1 आ रहा होगा, वही टर्म आपने बतानी है यहाँ पे, और उसके साथ कोई कोएफिशिएंट भी होगा। तो वही काम करना है जो पहले करते हैं, कोई नया काम नहीं करना। सबसे पहले ए बी पहचान लो, ए क्या है, एक्स का स्क्वायर, बी क्या है, ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो प्लस है तो इसके साथ कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। एन क्या है 5, आर क्या है क्वेश्चन मार्क, टी आर प्लस 1 इक्वल टू ए, नहीं ए नहीं, एन आर ए एन माइनस आर बी आर, सिंपल बात है। अच्छा वैल्यूज पुट करते हैं, अब आर तो पता ही नहीं है क्या, तो 5 आर, जो पता है वो पुट करो, ए पता है, आर एन पता है और बी पता है। ए क्या है, एक्स का स्क्वायर, तो 5 माइनस आर, और बी क्या है, ए का स्क्वायर और एक्स, और ये 5 नहीं आ रहा है, आर नहीं पता ना इसलिए, तो 5r, तो x क्या हो गया, x हो गया आपके पास 10 माइनस 2r, और ये हो गया a 2r, और ये r हो जाएगा ऊपर आ जाएगा तो माइनस r हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? अच्छा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया r। अच्छा a को पहले लिख दो 2r, और x को बाद में लिख दो ताकि समझने में आसानी रहे आपको। बेसिस सेम पावर है 8, लेकिन माइनस होने की वजह से माइनस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया x, ये हो गया 10 माइनस 2r r, नीचे x पे कुछ नहीं है तो इसलिए उस पर सिर्फ r ही रहा। तो ये हो गया 5 और ये हो गया r, ये हो गया 2a की पावर 2r, और ये हो गया x
10 माइनस 3r। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 की तरफ आ गई ये बात। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आपको अच्छी तरीके से पता है आर के लिए आप क्या करोगे, फॉर आर, यहाँ से काम है आर, कि आप जो है वो x 10 माइनस 3r जो है वो x के बराबर ले लोगे। अब x पे पावर 1 है, याद रखना, ठीक है। तो ये x कैंसिल हो गया, 10 माइनस 3r इक्वल टू 1, उधर ले जाओ तो माइनस 3r इक्वल टू 10 माइनस सॉरी 1 माइनस 10 माइनस 3r इक्वल टू माइनस 9, माइनस टू माइनस कैंसिल, r इक्वल टू 9 माइनस 3, तो r इक्वल टू 3 ही आना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब वर्डिंग क्या है, पुट r इन इक्वेशन 1, थोड़ा सा ये अब पुट करो, 3 प्लस 1 5 3 a 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 x 9 और 10 माइनस 3 और 3 r 3 निकाला ना इसलिए दोबारा 3, तो 4 5 NCR सॉरी 5 NCR 3 10 हो गया, a की पावर 6 हो गई, a नहीं पता हमें क्या है इसलिए a चलता रहेगा। अच्छा x 10 माइनस 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, 4 तो 10, आई थिंक मुझे x को ही पहले लिखना चाहिए, आंसर में x इन्होंने पहले ही लिखा होगा, नहीं बल्कि x बाद में आना चाहिए, देख लेते हैं कैसा लिखा। अच्छा a पहले लिखते हैं, a की पावर 6 और x, यहाँ सिर्फ x बचेगा, तो देखो आपके वो आ गया ना कि जहाँ पर x की पावर 0 मतलब x की पावर 1 हो। अब वो कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, पोजीशन पता चल रही है, तो यही आंसर है। अब देखो बुक में ना मैंने चेक किया है, उन्होंने x नहीं लिखा हुआ वहाँ पर, ठीक है, वो x उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन x आएगा सही, 10 a 6 तो सही आया है हमारा, लेकिन उन्होंने वहाँ x नहीं लिखा, लेकिन ये x भी आना चाहिए क्योंकि x खत्म थोड़ी ना होगा। तो आई होप समझ में आ गया हो। आ जाओ आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास आपका सवाल, मतलब क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में बात करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो भाई, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कंडीशन, फर्स्ट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड सेकंड इज इन्वॉल्विंग a की पावर 10। अब क्या कह रहे हैं कि भाई आपने ना एक ही मतलब इसी चीज़ को दो तरीके से करना है, कि एक तो आपने इसमें वो एक्सप्रेशन बतानी, वो टर्म बतानी है जिसमें a नहीं आ रहा होगा, जैसे आप पीछे करते आए हो, और एक वो बतानी है जिसमें a की पावर 10 आ रही होगी। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं, फिर दूसरी कंडीशन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, पार्ट 1 इंडिपेंडेंट ऑफ a कह लो x कह लो। अच्छा, और ये क्या दिया हुआ है आपको, 2a अपॉन मतलब 3a अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3a की पावर क्यूब 9। अब सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, r प्लस 1 इक्वल टू a एन आर ए एन माइनस आर बी आर, दिस इज अवर फॉर्मूला। और ज़रा वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, बल्कि नीचे कर लेते हैं ना। ए आपके पास कितना है, ए आपके पास है 3a अपॉन 2, बी आपके पास कितना है, बी आपके पास है माइनस मस्ट लगाइएगा, ठीक है, 3a क्यूब, और आर कितना है जो कि आपको नहीं पता, एन कितना है 9। देखो यहाँ से चीज़ें मिल गई ना मुझे। अब ज़रा देखो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो t और r प्लस 1 इक्वल टू 9, r a कितना है 3a अपॉन 2 और 9 माइनस r माइनस 1 अपॉन 3a क्यूब और r। तो देखिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखो करना क्या है कि जैसे पहले काम करते थे ना कि r प्लस 1 तो 9r, ये 3 अपॉन 2
9 माइनस आर इस पर अलग आ गया और ए को बाहर निकाल लिया, ए पर अलग आ गया। समझ में आ गई? दोबारा करोगे वही चीज़ आ जाएगी जो है, ठीक है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी एज इट इज़ करा, 1/3 आर आ गया, ठीक है, और 1/a क्यूब और आर आ गया। ये थोड़ा सा शायद मुश्किल हो रहा होगा समझने में, ये लगा देता हूँ, ठीक है। दोबारा करोगे तो आपके पास पावर कॉमन आ जाएगी, मतलब अगर आर को कॉमन निकाल लो पावर, तो दोबारा जो ऊपर वाली चीज़ थी वो आपको हासिल हो जाएगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम आर निकाल सकें। आई थिंक एक स्टेप नीचे हो जाएगा, जगह काफ़ी है, अगर मैं कोशिश करूं तो एक स्टेप नीचे कर सकता हूं। TR+1 = 9R। अच्छा देखो, ये कांस्टेंट वाली जो टर्म्स हैं ना, तो एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, ये एक साथ लिख ली। अब क्या आ गया आपका A 9 माइनस आर, ठीक है। अच्छा इसको आर दे देते हैं, ऊपर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा A -3R। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको आर दिया, 3R हो गया, और A को ऊपर ले आया तो पावर माइनस में आ गई। चलो अब आगे करते हैं, आगे मैं ऊपर से कर रहा हूँ। तो 9R 3/2 9 माइनस आर 1 - 3 और आर। ये क्या हो गया, A 9 माइनस आर और -3R। बात समझ आ रही है ना, बेसिस सेम पावर ऐड, लेकिन रहेगा माइनस ही क्योंकि वो -3 है, 3R है। तो 9R 3/2 9 माइनस आर 1/3 A 9 माइनस 4R, ठीक है। अब क्या करना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करनी है ना, तो फॉर आर के लिए काम करेंगे। तो यानी A 9 माइनस 4R = A की पावर 0। इस सिचुएशन की मदद से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होती है। तो 9, अब ये एक मसला आ रहा है, पता है, अभी बताता हूँ। 9 = 4R, R = 9/4, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? पावर मतलब R कभी भी होल नंबर नहीं आना चाहिए भाई। देखो, एक अंडा, 2 अंडे, 3 अंडे, ऐसे होता है ना, ऐसे तो नहीं होता एक अंडा, 1.5 अंडा, 3.2 अंडा, ऐसा नहीं होता ना। तो टर्म भी क्या होती है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, यानी डिस्क्रीट फॉर्म होती है। यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म आ रही है, कंटिन्यूस फॉर्म पॉसिबल नहीं होती कभी भी। कभी भी टर्म आपको 3.4 नहीं मिलेगी, या तो 3 मिलेगी या तो 4 मिलेगी, तो ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल हो गया। अब पहली कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, दूसरी कंडीशन निकालते हैं। अच्छा अब देखो, यहाँ तक तो सेम ही बात रहेगी, यहाँ तक तो बात सेम रहेगी ना। अब आपने क्या करना है, कंडीशन नंबर 2 लिखनी है। यहाँ पर बस जो चेंजेस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्या करना है, बस ये आ गई इन्वॉल्विंग A की पावर 10। यहाँ तक सेम आएगा। कहाँ तक सेम आएगा, यहाँ तक आपका सारा काम सेम होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि भाई ये तो काम सेम ही रहेगा ना। यहाँ पर आकर आपका काम थोड़ा सा चेंज होगा, आर निकालना है। तो अब आप क्या लोगे, आप A 9 माइनस 4R = A की पावर 10। समझ गए, पीछे भी तो किए ना यही काम। अब देखो A से A कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4R, और पीछे आंसर में भी उन्होंने 9 दिया हुआ, यानी नॉट पॉसिबल है। तो 9 उधर ही ले आते ना, -4R = 10 - 9, तो ये तो लो नेगेटिव में ही आ गया, ये तो नेगेटिव में आ गया, तो ये भी नॉट पॉसिबल ही होगा, यानी इसका मतलब है। तो ये कितना आ गया आपका, ये 1 आ गया, और ये माइनस तो है ही है, तो ये R = -1/4, ये भी नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। यानी नॉट पॉसिबल से क्या मुराद है कि आपके पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है इसके अंदर जो कि जिसमें A ना आ रहा हो, ठीक है। पहले का तो ये जवाब हो गया कि कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें A ना आ रहा हो, सब में A आ रहा होगा।
और दूसरा का जवाब ये है कि कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, देयर इज, लिख लो वर्डिंग, ये जगह नहीं है, मैंने लिख देता कि देयर इज नो टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन इन विच ए इन्वॉल्व ए की पावर 10, कि जिसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं जिसमें ए की पावर 10 आ रही हो, जब भी ऐसा हो रहा है। अगर आ रही होती तो ऐसा नहीं होता। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर के लिए क्वेश्चन है, बस आसान है, आपकी सिंप्लीफिकेशन करने की जो स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें आपको कहा जाता है कि आप द कोएफिशिएंट ऑफ द 5th, 6th एंड 7th टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट दिए में 5th टर्म के, 5th टर्म के, 6th टर्म के एंड 7th टर्म के। कोएफिशिएंट क्या होता है, फॉर्मूला याद है, r+1 इक्वल टू nRA n-r br, ये चीज़ कोएफिशिएंट है। अगर उन्होंने 5th टर्म बोली है तो r क्या डलेगा, उससे एक कम। 5th टर्म बोली है तो r डलेगा 4, 6th टर्म बोली है तो r डलेगा 5, एंड अगर 7th टर्म बोली है तो r डलेगा 6। ठीक है, ये बात याद रखना क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन है क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक कि टी, ये बस इतना यूज़ होगा फॉर्मूला, ठीक है, पीछे ऑस के आगे की चीज़ यूज़ नहीं होगी क्योंकि वो आती भी नहीं है आपको। तो क्या आ रहा है, 4+1, ये कितना दिया हुआ है आपको, n4। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है 5+1 जो कि आपको दिया हुआ है n5। सवाल पढ़ता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ना समझ नहीं आएगी बात। ये कितना हो गया, 5, 6। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ये है, n है, ठीक है, फ्रॉम एन AP, आपने AP के तरीके से इसे सॉल्व करना है, यानी इस पे AP लगाना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n, फाइंड n करना है। ये जो n की वैल्यू है ना, ये आपको ढूंढनी है। अब कैसे ढूंढोगे ज़रा देखो, यहाँ लिखा, आपने n फाइंड करना है। AP बोल दिया ना AP, तो AP में क्या होता है, R2 माइनस R1 इन AP, ठीक है, यानी ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और अगर एक ऐसे भी लिख सकते हो R3 माइनस R2। तो क्या करना होगा मैंने, और ये दोनों बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू AP, ये पीछे आप पढ़ चुके सारी चीज़ें। अकॉर्डिंग टू AP, AP के मुताबिक क्या होता है कि R2 माइनस R1 इक्वल टू R3 माइनस R2। R2 क्या है, बिल्कुल सही, n5 है भाई, और R1 क्या है, n और 4, R3 क्या है, n और 6, और R2 क्या है, n और 5। इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ। जो काम होता जाएगा बताता रहूँगा, टेंशन वगैरह नहीं लेना भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन लेने का ही नहीं है बिल्कुल भी, ना देने का है ना लेने का। अक्सर लोग कहते हैं ना टेंशन देने का, लेने का नहीं भाई, नहीं देने का भी क्यों, ना देने का ही ना लेने का है टेंशन। मैं अक्सर सुनता हूँ, मतलब भाई ये ऐसा होना चाहिए कि टेंशन ना देने का ना लेने का, ये भी बोलते हैं कुछ लोग, आप अगर सुनो तो बोलेंगे। अच्छा देखो, अब ये क्या चीज़ होती है, आप अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूँ, ये कॉम्बिनेशन है, मैं लिखता हूँ, ये कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन को ऐसे भी हम लिखते हैं ना शॉर्ट करके कि n और r, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसके लिए भी लगाओ, इसके लिए भी लगाओ, ये चीज़ इसके लिए भी लगाओ, तो क्या बन जाएगा, 2, ये लगा लेना स्क्वायर ब्रैकेट, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। अब देखो r फैक्टोरियल नहीं लिखोगे क्योंकि r तो गिवन है ना, तो 5 लिखो, ठीक है। तो n माइनस आर यानी 5, सॉरी n माइनस आर यानी n माइनस 5 है। देखो ना भाई, n तो ऐसे ही रहा, जहाँ जहाँ आ रहे वहाँ 5 आ गया उसके लिए। अच्छा, दूसरा करो, n फैक्टोरियल, तो 4, 6 है ना, तो 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6। बस मैं यही चाहता हूँ आप लोगों का ना दिल लग जाए पढ़ाई से, और वो मुझे पता है कैसे लगेगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे,
ये बात भी सच है कि देखो शायद मेरा भी नॉलेज इतना ना हो कि मैं बहुत अच्छी तरह आपको बात समझा पा रहा हूँ। देखो हर किसी का नॉलेज महदूद होता है ना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, एफर्ट रखता हूँ अपनी पूरी। और जिस दिन ऐसा लगता है ना ये बात सही नहीं समझाई या ये कम समझाई, तो बड़ा बुरा भी लगता है मुझे खुद के लिए कि ये ज़्यादा अच्छा कराना चाहिए था। लेकिन मैं सीख रहा हूँ, मैं भी भाई देखो मैं भी सीख रहा हूँ ना। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से लेक्चर डिलीवर कर पाऊँगा। अच्छा भाई, बात क्या कर रहे थे? अब देखो ये n फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हम इसे कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो कैंसिल करने के लिए क्या होता है कि जो चीज़ यहाँ पर है वही यहाँ पर होनी चाहिए, वही यहाँ पर। अब मैं इसे 6 फैक्टोरियल नहीं बना सकता और इसे 7 फैक्टोरियल नहीं बना सकता और इसे 5 नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 फैक्टोरियल बना लेंगे, इसे 6 और इसे 4 फैक्टोरियल। तो है तो हो जाएगा काम। कैसे? आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हो कि अगर 5 फैक्टोरियल है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 और 4 फैक्टोरियल, है ना? ये पढ़ चुके हो ना, तो बस इसी वजह से ये काम होगा। आओ करते हैं। बस अब सिंप्लीफिकेशन है, अब सब खत्म हो गया, जो लॉजिक था वो पीछे आ गया है हमारा। तो 5 और 4 फैक्टोरियल बेहतर होगा कि ऐसे लिख लिया जाए, बेहतर होगा कि ऐसे लिख लिया जाए। फैक्टोरियल सॉल्व नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से, इसीलिए ऐसे करा जा रहा है। फिर बाकी क्या बचा, n-5 पे फैक्टोरियल, थोड़ी सी जगह बढ़ गई। अच्छा अब आगे n फैक्टोरियल, देखो 6, ठीक है, 5 फैक्टोरियल आपको पता है ना कैसे होता है। अगर 2 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 0 नहीं भाई, 0 नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह से ये काम ऊपर कर रहा हूँ मैं, आप पीछे पढ़ चुके हो इसीलिए मुझे उम्मीद है। यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ, फैक्टोरियल लगाओ। n-6 नहीं, 4 फैक्टोरियल तक जाना है ना, तो 4 फैक्टोरियल। बस क्या किया, फैक्टोरियल को पीछे कर दिया, n-6 फैक्टोरियल। बेहतर करें इसको ज़रा, ये वाली टेक्निक मैंने आप लोगों को सिखाई थी। अब इधर तो ज़रूरत नहीं है, तो है ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ भी n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसे डिवाइड करा दूँ 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करा दूँ, तो मल्टीप्लाई बोथ, एक साइड पे करो तो दोनों साइड पे करना पड़ेगा, बोथ साइड विथ किसके साथ, 4 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अब तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है डायरेक्ट करना आप लोगों को मुश्किल में डाल सकता है, बात क्लियर नहीं हो सकती। देखो ये तो मेरा आ गया, जगह की थोड़ी शॉर्टेज रहेगी। अब मल्टीप्लाई क्या कर दिया था मैंने, 4 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, बस अब क्लैरिटी है। अब आगे क्लैरिटी है, बस अब दुआ कर रहे हैं कि ये पूरी एक जगह में आ जाए। छोटा करके लिखूंगा काफ़ी, माइक्रो राइटिंग शुरू, मुझे लगता है फिर भी नहीं आएगा। इस 6 से ठीक है, नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, नीचे जाना पड़ेगा। तो 4 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर ये प्लस हो रहा था, ये वाली चीज़ जो है नीचे लिख रहा हूँ, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस। भाई मस्ट है कि फैक्टोरियल लगना चाहिए, नहीं लगेगा मसला हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, बात तो क्लैरिटी में है ना, बात तो ठीक है, सही बात तो ठीक है। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और हो मल्टीप्लायर है इसलिए कैंसिल हो रहा है। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। चलो ये तो नारा बन गया। अब क्या करना है, रिमूव, जितना भी ऊपर से किया रिमूव। चलो अब देखो, अगर यहाँ मुझसे कोई गलती हो गई होगी ना, वैसे हुई तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ मुझसे कभी कोई गलती बीच में हो गई होगी तो फिर अब मुझे अगर पता चलेगी ये गलती हो गई, जब पूरा सवाल दोबारा से करना पड़ेगा, तो ये बड़ी मेहनत वाला काम हो जाता है। कभी कभार मेरे लिए हो जाता है अक्सर मुझसे कि कुछ रह जाता है माइनस प्लस, क्योंकि मैं भी ध्यान ही लगाया हुआ होता हूँ ना, तो कॉपी तो मैं सामने खोल के कर नहीं रहा हूँ, अपनी नॉलेज से इजाफा से कर रहा हूँ, मतलब नॉलेज से ही कर रहा हूँ, तो कभी कभार नॉलेज में चीज़ें नहीं रहती। अब जो बच गया वो लिख लो। 2, आपके पास तो पूरी कॉपी है तो आपके पास तो काम साफ आएगा। 2, अच्छा 1 बचा जब ऊपर से कैंसिल हो गया,
तो 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, क्लैरिटी में है बात। नीचे जाएगा बच्चा 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 होता है, n माइनस 6। ठीक है, क्लैरिटी में आ गई बात। अच्छा, बाकी क्या बचा 1 और n माइनस 4 पे फैक्टोरियल। ठीक है, मूव कर दें। चलो इसे करते हैं आगे। अब देखो ये माइनस में है, तो माइनस में होने का फैक्टोरियल का आपको मतलब पता है कि आप आगे खोल सकते हो, इसे पीछे नहीं खोल सकते, आगे खोलोगे। यानी जैसे देखो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, है ना। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि आगे जाते जा रहे हो नंबर कम होता जा रहा है, ये माइनस में, तो आगे क्या आएगा -6। चलो थोड़ा और आसान करता हूँ। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, ये आप बड़ा अच्छा समझते हो इस चीज़ को, लेकिन अगर इसको मैं उल्टा करके लिखूँ ना तो ऐसे होता है 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि पहले 1 था वो माइनस हो गया, फिर 2 3 4 5 माइनस हो गया है, तो अब आगे आप 6 माइनस करोगे। समझ गए मेरी बात। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फैक्टोरियल सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसे 6 फैक्टोरियल, ये तो है ही 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 फैक्टोरियल, और इसे भी n माइनस 4 n माइनस 5 और n माइनस 6 फैक्टोरियल बना लेते हैं। फैक्टोरियल में यही ज़बरदस्त चीज़ है कि कॉन्सेप्ट लगता है बड़ा, लेकिन बात समझ आती है। n माइनस 5, अब इससे फैक्टोरियल आगे चला गया n माइनस 6 की तरफ। अगर नहीं समझ में आ रही तो फैक्टोरियल वाला चैप्टर देखो या मेरी बात पे गौर करो, बात समझ आ जाएगी। अब ये तो है ही 6 फैक्टोरियल, ये सब काम इसलिए हो रहा था कि फैक्टोरियल को ख़त्म किया जा सके। 1 अपॉन n माइनस 4 n माइनस 5 और n माइनस 6। ठीक है। अच्छा, मेरी थोड़ी सी इंग लो हो गई है। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई n माइनस 6 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई। तो भाई जब ये क्वेश्चन मैं करा रहा था तो लाइट चली गई और फिर उस वक्त वो मोबाइल भी चार्ज नहीं था, तो मैं करा नहीं पाया। तो अब मैं इसे कंप्लीट करा देता हूँ। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई थी। अब देखो हमने करना क्या है, हमने जो है ये जो हमारे पास n माइनस 6 और n माइनस 6 और इसके साथ फैक्टोरियल भी है, इसे ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का क्या तरीका सबसे अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई क्या करना है मैंने, n माइनस 6 का फैक्टोरियल बोथ साइड्स। ठीक है। अच्छा याद रखना, मैथ में जो काम आप इस तरफ करते हो वो इस तरफ भी करना होता है, ताकि आपका जो मेथड है वो ख़राब ना हो, यानी आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर n माइनस 6 लगा दो और यहाँ पर लगाओ ही नहीं, तो ये याद रखना। तो ये आ गया आपका 2 और ये आ गया 1, 5 आ गया, n माइनस 5 आ गया आपका, n माइनस 6 आ गया आपका, उसका फैक्टोरियल आ गया, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया n माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पर आ गया 1 अपॉन 30 आ गया, n माइनस 6 आ गया और ये फैक्टोरियल आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया n माइनस 6 और ये इसका फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा देखो मज़ीद तरह बेहतर कर देता हूँ इसको मैं। अच्छा तो और उसके बाद प्लस का साइन आ गया, 1 अपॉन आ गया, n माइनस 4 आ गया और फिर n माइनस 5, n माइनस 6 आ गया, फैक्टोरियल आ गया और मल्टीप्लाई हो गया n माइनस 6 के फैक्टोरियल से। ठीक है, यहाँ तक आपको बात जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अच्छा थोड़ा यहाँ पर वो पढ़ रहा है, शीट पढ़ रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। अब n माइनस 6 का फैक्टोरियल, 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 n माइनस 6 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रह गया, आपके पास 2 रह गया और 1 अपॉन 5 n माइनस 5 ये बच गया। अच्छा उसके बाद यहाँ क्या बच गया, यहाँ आपके पास 1 अपॉन 30 बच गया, क्योंकि ये देखो ना n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल से कैंसिल। अच्छा यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन n माइनस 4 और n माइनस 5। ठीक है। अब क्या आपने करना है, आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ इतनी देर से हम n की वैल्यू फाइंड करने के लिए काम कर रहे हैं।
अच्छा देखो, अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, n-5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, n-4 और n-5 1 के साथ मल्टीप्लाई, और 30 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो गया 30, और यहाँ आ गया आपके पास n-4 और n-5, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। सवाल को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो n-5 n-5 से कैंसिल हो गया, 30 इधर ले आओ, तो 2 × 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू n का स्क्वायर, ब्रैकेट सॉल्व कर दो, n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर हो गया -5n -4n माइनस माइनस प्लस 20 और प्लस 30 तो ऑलरेडी था, और ये डिनोमिनेटर में क्या रह गया आपके पास 30 और n-4 इतना रह गया आपके पास, ठीक है। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये 60 हो जाएगा। अगर चाहो तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो कि 30 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास 6 बच रहा है, 6 × 2 12। देखो करना क्या है, आपने कुछ नहीं करो, बट 2 को मल्टीप्लाई कराओ 30 से, डिवाइड करा दो 5 से, तो 12 बचेगा, ठीक है। अच्छा ये 30 तो उधर चला गया ना, यहाँ तो नहीं रहेगा, उधर ले गए ना, तो यहाँ कैसे आ गया। अच्छा अब मज़ीद सॉल्व करते हैं, n² -9n प्लस 50 डिवाइडेड बाय n-4। अच्छा यहाँ तक कोई मुश्किल बात समझने में मैं उम्मीद करता हूँ नहीं हुई होगी, ठीक है। अच्छा अब चाहो तो आप इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हो, उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, या चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे मैं अब सॉल्व करूँगा, दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। इसको इधर ले आओ, 12n-4 इक्वल टू n² -9n प्लस 50, ठीक है। तो ये क्या हो गया 12n माइनस और 4 × 12 कर लो, 4 × 12, एक मिनट ज़रा इसको सही कर लेते हैं, 48 आएगा, ठीक है। 48 इक्वल टू n² -9n प्लस 50, ठीक है। अब सबको उस तरफ ले जाओ, तो n² -9n प्लस 50 इक्वल टू के उस तरफ ले गए तो -12n प्लस 48 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आगे क्या करते हैं, इसके बाद n² लिखते हैं, ठीक है। ये n² आ गया, और फिर -9 प्लस 12 कर लो तो 21 हो जाएगा, 21 हो गया, n आ गया, और प्लस 98 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो मिडल टर्म ब्रेक कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। अब क्या करना है, हमने n और 98 को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये आ रहा है आपके पास 98n², ठीक है। जब भी मिडल टर्म ब्रेक करते हैं तो यही कर रहे होते हैं, यहाँ लिख लो मिडल TERM टर्म ब्रेक, ठीक है। मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, अब ये आ गया आपका 98। अब 98 7 के टेबल में आएगा, कितने पर आता है 14 पर। अब 14 आपको पता है मुख्तलिफ टेबल में आ रहा होता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि 14 के टेबल में ही ले लेते हैं इसे, तो ये 14 के टेबल में 1 पर आता है। 77 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आ जाता है, ठीक है। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आ जाता है। अच्छा तो यहाँ आ गया n² -7n -14n प्लस 98 इक्वल टू 0। बात समझ आ गई। मल्टीप्लाई कराओगे दोबारा इन दोनों को तो ये बन जाएगा, करके देख लो, 7 × 14 तो दोबारा 98 आ रहा है, ठीक है, यानी हमने ठीक काम किया है। और माइनस माइनस प्लस करोगे तो 21 बन जाएगा। अच्छा तो देखो n कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया n -7, -14 कॉमन निकाल लो तो ये n रह गया, ये 14 बार चला गया। 98 से अगर 14 को डिवाइड कराओगे तो ये कितने पर आता है 7 पर आता है, ठीक है, करके चेक कर लेना। n -7 बाहर निकाल लो, n -7 और n -14, इक्वलिटी मेथड लगा लो, इक्वलिटी
इक्वलिटी होता है, इक्वलिटी मेथड, ठीक है। इक्वलिटी मेथड के मुताबिक आपको क्या करना होता है, ज़ीरो लेना होता है ज़ीरो के बराबर। तो n-7 इक्वल टू ज़ीरो, n-14 इक्वल टू ज़ीरो, तो n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 14। तो n के दो जवाब आ रहे हैं, 7 और 14, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, लो ये हो गया आपके सामने पूरा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं बोर्ड पे खड़े होकर लिखवाऊंगा तो कितनी मेहनत लग जाएगी ना, लेकिन मैंने करा दिया है थोड़ा सा ना इसका आधा पार्ट। तो नहीं समझ में आया पूछना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।